साल 2012 गूगल की आईओ कॉन्फ्रेंस और स्टेज पर खड़े थे गूगल के को फाउंडर सार्गे ब्रिन और दूसरी तरफ साफ आसमान के ऊपर चार स्काई ड्राइवर्स जंप कर रहे थे। लेकिन ये कोई आम जंप नहीं थी। उन चारों ने पहने थे गूगल ग्लास और उस ग्लास से डायरेक्ट स्ट्रीम हो रही थी गूगल के हेडक्वार्टर्स में, जहां पे सार्गे ब्रिन खड़े हुए थे। ऑडियंस देखकर हैरान हो गई। लोगों ने बोला ये तो फ्यूचर है। बट आज 2025 में कौन पहनता है गूगल ग्लास? शायद कोई नहीं। तो इतना हाइप प्रोडक्ट जिसको लोगों ने बोला था कि शायद फ्यूचर आ गया है, फेल कैसे हो गया? एक इतना एडवांस प्रोडक्ट, उसके पीछे गूगल की अनलिमिटेड फंडिंग, उसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट कैसे फेल हो गया? तो आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, टेक्निकल डिटेल्स के साथ, इसकी गलतियों के साथ, उस फ्यूचर के साथ जो कभी आया ही नहीं। बात है साल 2010-2011 की। गूगल की एक्स लैब के ऊपर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ग्लास। जो पहला प्रोटोटाइप बना वो तकरीबन 8 पाउंड का था, यानी तकरीबन 4 किलो का। 4 किलो का चश्मा कोई कैसे पहने? बट इंजीनियर्स लगे रहे, उन्होंने मेहनत करी और स्लोली स्लोली इसका वेट नॉर्मल सनग्लास से भी नीचे ले आए, सिर्फ 42 ग्राम पर। ये अपने आप में टेक्निकल मार्वल, टेक्निकल अजूबा था जो अपने वक्त से बेहद आगे था। इसके अंदर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का OM44 प्रोसेसर लगा था, जो एक डुअल कोर प्रोसेसर था। इसके अंदर 2 GB रैम थी, 5 मेगापिक्सल का कैमरा था जो 720p के ऊपर रिकॉर्ड करता था, 16 GB की मेमोरी थी, 570 मिली एम्पियर की लिथियम पॉलीमर बैटरी थी, 640x360 का रेजोल्यूशन था जो अपने टाइम के हिसाब से ठीक था। बोन कंडेंसर साउंड सिस्टम था। इसका मतलब आपकी बोन के ऊपर से साउंड आपको महसूस होती थी। अगर कोई आपके एकदम पास खड़ा है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं। इसके अंदर वाईफाई था, ब्लूटूथ था, एंड्रॉइड 4 आइसक्रीम सैंडविच था और सेंसर्स के नाम पर इसके अंदर तकरीबन सारे सेंसर्स थे। एम्बियंट सेंसर था, जायरोस्कोप था, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तकरीबन सारे सेंसर्स थे। अब बात आती है काम कैसे करता था। आप इसको बोलते थे ओके ग्लास और ये आपके कमांड फॉलो करता था। ओके ग्लास डायल अ नंबर और ये नंबर डायल करता था। ओके ग्लास शो मी अ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता था। इसके साइड में एक बटन होता था जहां से आप स्वाइप कर सकते थे, अलग अलग फंक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते थे। इसका डिस्प्ले HUD हेड्स अप डिस्प्ले की फॉर्मेट में था जो आपकी राइट आई के एकदम पास में हुआ करता था। ये ग्लास अपने दौर में एक परफेक्ट रेसिपी थी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की। और मार्केटिंग के मामले में गूगल ने इसके ऊपर पैसों की बारिश कर दी। टाइम मैगजीन ने इसको बोला इन्वेंशन ऑफ द ईयर। वोग ने 12 पेजेस का आर्टिकल छापा था। दुनिया भर की हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने इसको पहना था। प्रिंस चार्ल्स ने इसको पहना था। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ने इसको पहना था। न्यूयॉर्क फैशन वीक के अंदर मॉडल्स ने इसको पहन के रैंप वॉक तक करी थी। और अप्रैल 2013 में शुरू हुआ एक्सप्लोरर प्रोग्राम। वो शुरू के 8,000 लोग इनवाइट ओनली बेसिस के ऊपर, जिनको $1,500 के ऊपर ये ग्लास ओन करने का ऑनर मिलता। और उन 8,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा भी। क्यों? उनको लगा वी आर स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर। बट सारी चीजें सुपर स्मूथ नहीं थी। जिन 8,000 लोगों ने ग्लासेस को परचेज किया और यूज किया, इनिशियल क्रैक्स नजर आने लगे। जो इनिशियल लॉट था यूजर्स का, उन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी और प्रॉब्लम सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई थी। सबसे पहला नाइटमेयर था 570 मिली एम्पियर की लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो अपने आप में बहुत कम बैटरी थी। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते तो 40 मिनट के अंदर आपको इस ग्लास को चार्ज करना पड़ता। अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते तो हर 4 घंटे में इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ रही थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ओवरहीटिंग की। टेक्सास का 4430 प्रोसेसर जो था तो वो डुअल कोर प्रोसेसर, लेकिन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। अब एक गर्म सी चीज आपकी आईज के इतना पास, आपके ब्रेन के इतना पास, अपने आप में एक सीरियस इशू क्रिएट कर रहा था। हल्की सी प्रोसेसिंग करते ये ग्लास इतना गर्म हो जाता था कि इसको उतार के साइड में रखना पड़ता था। तीसरा सबसे बड़ा इशू था डिस्प्ले इश्यूज। तो डिस्प्ले था, ये अपने आप में 640x360 का डिस्प्ले था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई क्लैरिटी का नहीं था। आईज को मैसेजेस पढ़ने में दिक्कत होती थी, स्ट्रेन पड़ता था, आंखें थक जाती थी, फोटोज एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प नजर नहीं आ रही थी। और इंफॉर्मेशन HUD डिस्प्ले की वजह से बिल्कुल आंख के पास डिस्प्ले होती थी, जिसकी वजह से कई यूजर्स ने बोला था ज़ॉम्बी लाइक एक्सपीरियंस होता है। यानी आप सपोज कोई वीडियो देख रहे हो, आप किसी से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अब जो वॉइस रिकॉग्निशन था वो इसकी बैकबोन था, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन अपने आप में एक डिजास्टर था। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी ये 60-70% एक्यूरेट था। नॉन नेटिव स्पीकर्स की तो बात ही कुछ और है। नॉइजी एनवायरमेंट्स में काम नहीं करता था। कैलिफोर्निया और यूके के बाहर के एक्सेंट समझता तक नहीं था।
और सबसे बड़ा इशू ये था कि इसका कोई क्रिस्टल क्लियर यूज केस समझ में नहीं आया। उस टाइम जो मोबाइल फोन थे, जो स्मार्टफोन थे, 4-5 हजार मिली पावर की बैटरी से आते थे और काफी मैच्योर हो चुके थे। उनके अंदर एक स्टेबल प्रोसेसर होता था, जो फोन्स कम हीट होते थे, अच्छा काम करते थे, फोटोज अच्छे क्लिक करते थे, आप अच्छे से कॉल्स कर सकते थे, वीडियो कॉल्स कर सकते थे। तो ज्यादा पैसे डाल के आप डाउनग्रेड स्पेक्स क्यों यूज करोगे? तो इसका यूज केस का कोई क्लियर आंसर नहीं था। एटलीस्ट कंज्यूमर्स के पास कोई क्रिस्टल क्लियर आंसर था ही नहीं इसका। और इसके बाद वो आया जो शायद कभी नहीं आना चाहिए था। लोगों ने एक टर्म निकाली, ग्लास होल्स। ग्लास होल्स निकल के आई है ए होल से। इसका मतलब लोगों ने इन ग्लास पहनने वाले लोगों को यह वर्ड बोलना शुरू कर दिया था, ग्लास होल्स। क्यों? आप सपोज किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, एक बंदे ने गूगल ग्लास पहना हुआ है और वो किसी दूसरे शख्स को देख रहा है। अब उस दूसरे शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा अपने नोटिफिकेशन या फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहा है या फिर वो उस शख्स की वीडियो बना रहा है। बहुत क्रीपी फीलिंग आती थी। कई बार्स ने इस गूगल क्लास के ऊपर बैन लगा दिया था। सैटरडे नाइट लाइव एसएनएल ने स्केचेस बनाए गूगल ग्लास का मजाक उड़ाते हुए। ये अपने आप में एक सोशल ऑकवर्डनेस का सिंबल बन गया था। रेस्टोरेंट्स ने साइन लगाए, नो गूगल ग्लास। वही मैगजीन्स जिन्होंने 12-12 पेजेस के आर्टिकल छापे थे, उन्होंने इसको वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर बोलना शुरू कर दिया था। येल्प ने इस प्रोडक्ट को 1 स्टार रेट किया था। अब इसके बाद एक सोशल लड़ाई भी शुरू हो गई। जो गूगल ग्लास ओनर्स थे, उन्होंने भी उन रेस्टोरेंट्स को 1 स्टार रेट करना शुरू कर दिया जिन्होंने गूगल ग्लास के ऊपर बैन लगाया था। तो एक सोशल लड़ाई भी शुरू हो गई थी, जो शायद कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी पसंद नहीं करेगी। और बहुत सारे लोग अपने हेल्थ कंसर्न्स की वजह से परेशान हो गए थे। पूरा एक स्मार्टफोन के बराबर की स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइस आपके ब्रेन के पास थी। दुनिया भर की रेडिएशंस आपके ब्रेन के पास थी। लोगों ने इसके ऊपर ऑनलाइन कंसर्न्स लिखने शुरू किए। हालांकि गूगल बाद में क्लैरिफिकेशन लेकर आया कि इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट काफी लेट हो चुकी थी। तो इसके अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज थे। सबसे पहला था प्राइसिंग का इशू। एक हल्की स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन के जैसा था, लेकिन इसकी कीमत $1500 थी। उस टाइम आईफोन 5S $650 का आता था। अच्छा एंड्रॉइड स्मार्टफोन $550 का मिल जाता था, और ये $1500 का था, और इसके प्ले स्टोर का, एप्स का कोई अता पता ही नहीं था। और अगर आपको गूगल ग्लास के अंदर प्रिस्क्राइब्ड लेंस चाहिए, जिनको आंख का नंबर होता है वो चाहिए, तो आपको $250 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हल्का सा पर्सनलाइज कराना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। फ्रेम चेंज करना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। कहीं कहीं गूगल ग्लास तो $3000 के भी पार निकल गए थे। दूसरा है रॉन्ग लॉन्चिंग स्ट्रेटजी। जहां पे एक तरफ सार्गे ब्रेन इसको कंज्यूमर रेवोल्यूशन की तरह रख रहे थे, वहां पे सार्गे ब्रेन की अपनी खुद की टीम इसको एक बीटा प्रोडक्ट की तरह देख रही थी। तो गूगल के अंदर ही दो स्कूल ऑफ थॉट थे जो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से देख रहे थे। एक तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट या इंटरनल टीम ये देख रही थी कि देखते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है क्या होता है। दूसरी टीम थी क्या, जो उनकी मार्केटिंग टीम थी, जो सार्गे ब्रेन के पास थी, वो ये कह रही थी कि ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो लोगों को बात करने का तरीका, लोगों के जीने का तरीका इंपैक्ट कर सकता है, बदल के रख सकता है। एक गूगल के फॉर्मर एम्प्लॉय ने भी अपने कंसर्न्स रेज किए थे बाद में। सार्गे ब्रेन ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए काफी जल्दबाजी दिखाई थी। जनवरी 15, 2015 फाइनली ऑफिशियली गूगल ने इस प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया और गूगल ग्लास हमेशा के लिए बंद हो गया। लारी पेज ने बाद में बोला गूगल ग्लास लॉन्च करना गूगल की एक मिस्टेक थी, जिसमें $895 मिलियन बर्बाद हो गए थे। लेकिन इंटरनली गूगल में इस प्रोजेक्ट को कभी बंद नहीं करा गया। एक तरफ जहां कंज्यूमर्स के लिए गूगल ग्लास को बंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी जो B2B डिवीजन थी, जो उनकी एंटरप्राइज डिवीजन थी, उसने गूगल ग्लास के ऊपर काम करना जारी रखा। और फिर लॉन्च हुआ गूगल ग्लास एंटरप्राइज एडिशन। ये कंपनीज के लिए, प्रोफेशनल के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वर्कर्स के लिए लॉन्च हुआ था, कहीं ज्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ। बोइंग ने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने 25% एफिशिएंसी रिपोर्ट करी। उन्होंने बोला कि वायरिंग लगाते हुए उनका ट्रेनिंग पीरियड काफी नीचे चला गया, मिस्टेक्स काफी नीचे चली गई हैं, ओवरऑल सिस्टम के अंदर हाई एफिशिएंसी आ गई है। DHL ने अपने वेयरहाउस में गूगल लेंस को अडॉप्ट किया, उन्होंने भी सेम चीजें रिपोर्ट करी, उनके सिस्टम में भी काफी एफिशिएंसी नोटिस करी गई। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डॉक्टर्स, इन सभी ने गूगल ग्लास का जम के यूज किया और काफी सक्सेसफुल भी हुआ इस डिवीजन के अंदर गूगल ग्लास। जो वीकनेस गूगल ग्लास कंज्यूमर वाले के अंदर थी, वो सारी यहां पे स्ट्रेंथ की तरह निकल के आई थी। यहां पे क्रिस्टल क्लियर यूज केस समझ में आ रहा था। कंज्यूमर्स को, कंपनीज को एफिशिएंसी नजर आ रही थी, उनके पैसे बच रहे थे।
तो 2012 में गूगल ने जब गूगल ग्लास दुनिया के सामने रखा था तो उन्होंने बोला था फ्यूचर इज हेयर, बट ये प्रोडक्ट फेल हो गया। बट इस प्रोडक्ट ने रास्ता दिखाया ऑगमेंटेड रियलिटी का, वीरेबल कंप्यूटिंग का। ये सारे कंसेप्ट्स मेन स्ट्रीम हुए सिर्फ गूगल ग्लास की वजह से। आज आप देखते हो एप्पल विजन प्रो, मेटा क्वेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, स्नैप स्पेक्टिकल्स या फिर रेबन के ग्लासेस, ये सभी गूगल ग्लास के आइडिया से ही निकल के आए हैं। इन सभी ने गूगल ग्लास की मिस्टेक से लर्न किया है और अपने आप को एनहांस किया है। तो कंज्यूमर मार्केट में ये प्रोडक्ट एक फेल प्रोडक्ट था, यस, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए इसने रास्ता खोला था। टेक्नोलॉजी के मामले में ये एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। ये एक ऐसा मून शॉट था जो क्रैश हुआ था और इसकी डिलीवरीज से कंपनीज ने आगे के फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज और वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है या फिर इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी पूरी कहानी गूगल ग्लास की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।